हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। चलिए, एकदम मस्त। तो आप सबका पढ़ाई अभी कैसा चल रहा है, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो कि है भारत से हम क्या सीखे। यह 3 नंबर चैप्टर है गदखंड का। इसका लेखक परिचय का वीडियो है जो कि सेपरेट दे दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ेंगे आज भारत से हम क्या सीखे, जो कि एक भाषण है जिसके लेखक है मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक के बारे में आपसे पूछा जाए कि लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मैक्स मुलर जी, और यह एक भाषण है। तो चलिए देखते हैं, से शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जब भी लाइव क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आपको किसी भी तरह का और क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। देखेगा यहाँ से, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। मैक्स मुलर जी अपने भाषण में बताते हैं जो सर्वविध संपदा, पूरे एकदम संपदा से भरपूर, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, यदि आप हमसे पूछेगा कि यह कौन सा देश है, तो इस पूरा, यदि आप भूमंडल के पूरे भूमंडल के अवलोकन करें तो वह देश है जो कि भारत है। भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। भारत है यहाँ भूतल पर ही है जो स्वर्ग की छटा निखर रही है, मैक्स मुलर जी बताते हैं। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के लिए भी मनन के योग्य है। तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा। बेसिकली इस चैप्टर में जो कि भारत के बारे में बताया गया, अपने इंडिया के बारे में बहुत यहाँ पे चर्चा है जो कि किया गया है इनके बारे में। चलिए यहाँ आगे देखेगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए देखिए यहाँ पे, कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहे कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। मैक्स मुलर जी फिर यहाँ पे बताते हैं कि यदि आप मुझसे पूछिएगा कि जो संपूर्ण मानवीय है, यह मानवीयता का जो यह है, यह जीवन सफल हो, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन है जो कि सुधर जाए, तो फिर यहाँ पर भारत देश का ही मैं हूँ जो कि नाम लूँगा। मैक्स मुलर जी यहाँ पे यह बताते हैं, जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है। बताते हैं कि जो आजकल भारत में घूमने आए हैं उनका जो ध्यान है वह शहरों पर ही रहा है, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये सब पर ही है। लेकिन मैं हूँ जो कि अधिकतर ध्यान दिया हूँ, सच्चे हृदय वालों व्यक्ति से मिला हूँ, तो वह भारत के जो नागरिक है, जो ग्रामवासी है, ग्राम में यानी गाँवों में रहते हैं, उनके बारे में बताते हैं। क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। बतलाते हैं कि जो सच्चे भारत के दर्शन हैं वह ग्राम में ही हो सकते हैं। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो आपको याद रखना है गाँवों में। चलिए बताइए लाइव चैट में, सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है? ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी मुंबई, यहाँ पे देखिए मुंबई कर देते हैं इसी को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे गाँवों में हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, बताते हैं कि यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में हैं जो कि अभिरुचि रखते हैं,
तो उसके विकास और पोषण के लिए, तो आप उस अभिरुचि के विकास के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे अच्छी तरह से रखने के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यह अवसर है जो कि आपको भारत में पर्याप्त अधिक संख्या में, जो कि एकदम पर्याप्त संख्या में आपको मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे बताते हैं, यदि आप किसी श्रेष्ठ चीज़ में विचार रखते हैं तो आपको है जो कि भारत के प्रवास, यहाँ से जो लोग हैं यह जाते हैं, इनके ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन मतलब कुछ भी आपको समझ लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए यदि आप भू विज्ञान में अभिरुचि रखते हैं, भू विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हिमालय से लेकर के और श्रीलंका तक का जो विशाल भूप्रदेश है वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। वह जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यह बतलाते हैं मैक्स मुलर जी। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलबारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। आपसे पूछा जाए कि हकर्स क्या थे, तो आपको याद रखना है वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हकर्स तो यह वनस्पति वैज्ञानिक थे। यदि आप वनस्पति विज्ञान में अभिरुचि रखते हैं तो मैक्स मुलर जी बताते कि भारत एक ऐसा फुलबारी है, यहाँ पे देखिए वनस्पति विज्ञान का, जहाँ की हकर्स जैसे जो महान वैज्ञानिक थे उन्होंने भी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने भी भारत है जो कि हकर्स को भी अपनी ओर आकृष्ट किए हैं, यह बतलाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, और यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। क्लास है जो कि लंबा चलेगा, एक ही वीडियो में इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, देखिए कहाँ तक हो पाता है। चलिए शेयर कर दीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा। देखिए जीव जंतुओं के बारे में आप जानता है तो श्री हैकल थे जो कि जीव जंतुओं के अध्ययन किए थे। उन्होंने एक जीव जंतुओं के बारे में महान ज्ञान है जो कि प्राप्त किए थे, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निबांत काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने को साकारता जैसा है। यदि आप निरिवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं, देखिए बताते, यदि आप निरिवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जाता संग्रहालय ही लगेगा। निरिवंश विद्या में यदि आप जाना चाहते हैं तो भारत की ओर आप आ सकते हैं, यह बताते हैं। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद को अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम, देखिए जनरल कनिंघम पूछा जाए यह क्या थे, तो यह एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे। कनिंघम के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भी नालंदा विश्वविद्यालय का चर्चा किया गया है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों और ध्वंशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा अतुर हो उठेगा। बताते हैं कि यदि आप भारत में आते हैं तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय है, यहाँ पर आपको ढूंढ निकालने के लिए जो आपका हल है, फावड़ा है, वह आतुर हो जाए, मतलब आप उसमें लग जाइएगा, आपका मन उसमें चला जाएगा। आगे की ओर ध्यान देंगे, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, देखिए सभी के मन में लगाव होता है पुराने सिक्कों के लिए, तो देखिए तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, उसके बाद यूनानी, मैकेडियन, सेको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, देखिए वारेन हेस्टिंग्स भारत का यह प्रथम गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है।
था तो वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि जनरल यहाँ पे गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, तो उन्हें कौन सा सिक्का मिला था? तो याद रखना है दारिस नामक सोने का सिक्का। कौन सा सिक्का मिला था बताइए लाइव चैट में, और वीडियो बाद में देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा सिक्का मिला था। तो दारिस नामक वह सोने का सिक्का था जो कि मिला था। और कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? जल्द से रिप्लाई देंगे। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में, बिल्कुल करेक्ट, वाराणसी में मिला था। और कितना सिक्का था? तो 172 सिक्का था। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे है, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसको गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। देखिए वारेन हेस्टिंग्स ने यह सिक्का मिला तो वह भिजवा दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में कि जब मैं यह सिक्का को भिजवा दूंगा तो मेरा है, जो कि गणना एक अच्छे इंसानों में किया जाएगा। और यह एक उपहार के रूप में है, जो कि उपहार के रूप में ग्रहण किया जाएगा, सर्वोत्तम उपहार है जो कि इसे माना जाएगा। देखिए इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनकी ऐतिहासिक महत्व समझ न पाए। देखिए ऐतिहासिक महत्व क्या था समझा नहीं, और उन मुद्राओं को गला डाला, और वह जो सोने का मुद्रा था उसे गला दिया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देना है। आप लोगों यहाँ पे प्रण कर लीजिए, कोई भी ऐसा प्राचीन चीज़ मिले उसे नष्ट नहीं करना है। आगे ध्यान दीजिए, दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है, और यह कार्य जितनी सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। देखें बताते, यदि आप दैवत विज्ञान में रुचि रखते हैं, देवता के बारे में जानना चाहते हैं, प्राचीन देवताओं के बारे में, तो यह स्थान है जो कि आपको भारत से अच्छा और कहीं नहीं मिल सकता है। उसके बाद बताते कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में यदि आप नीति कथा को जानना चाहते हैं, नीति कथा जो कि प्राचीन जो लोकोक्तियाँ होता है उसी तरह से नीति कथा भी होता है। लोकोक्ति जैसे मुहावरा समझ सकते हैं यहाँ पर। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीतिक कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथा, बताएं न कहावत, वही जो लोकोक्ति हुआ उसी को कहावत यहाँ पे कहा गया। कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माने जाने लगा है। आपसे पूछा जाए कि कहावत और दंत कथाओं का जो प्रमुख स्रोत है उसे किसे माना जाता है, तो बौद्ध धर्म को माना जाता है, आपको याद रखना है। किंतु वहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गड्ढा। देखिए यह एक कहावत है, शेर की खाल में गड्ढा, मतलब कि शेर का खाल यदि आप पहन सकते हैं तो गड्ढा या गधा ही रहेगा, कभी वह शेर नहीं बन सकता है। यही कहावत है, इसी को बोला गया है। कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिस्टल में मिलती है। देखिए शेर के खाल में गड्ढा, यह जो कहावत है यह मिलता है प्लेटो के एक किताब है दार्शनिक में, उसमें मिलता है, क्रिस्टल में मिलता है। आपको याद रखना है शेर की खाल में गड्ढा यह जो मिला है यह प्लेटो के मिला है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी, और इसी प्रकार हम देखिए इसी प्रकार नेवले या चूहे से संबद्ध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे फ्राइडिक ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखने की तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वास में मिलती जुलती एक कहानी है।
किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रेटिस की कहानियां में स्थान कैसे पा गई। यहाँ तक आप सही समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और अभी जो स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन किए होंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए पहले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा, बतलाते हैं मैक्समुलर जी। तो है ही, लेकिन अभी भी हम लोगों को है जो कि प्रयत्न युग में प्रवेश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना है। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुप्राय है जो कि मिलते हैं, बताते आश्चर्यजनक अनुप्राय मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएँ पूर्व से पश्चिम की, देखिए पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सुलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, ध्यान दीजिए, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिसर से निर्यात की बात बाहवल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। देखिए जो हाथी का दांत है, बंदर है, मोर है और चंदन का लकड़ी है, चंदन, यह भारत के सिवाय अलग नहीं ली जा सकती। मैक्समुलर जी अपने भाषण में बता रहे हैं। और यह मान लेने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल उप हो गया था। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शाहनामा का रचना काल क्या था, तो 10वीं 11वीं सदी था। 10वीं 11वीं सदी याद रखना है। शाहनामा का रचना काल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। शाहनामा का रचना काल क्या है, जल्द से बताइए लाइव चैट में। तो 10वीं 11वीं सदी। आगे देखिए, भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबद्ध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, फूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। चलिए तो जल्द से लाइव चैट में थम्स अप कर दीजिए। यहाँ तक समझ गए तो यहाँ से जो कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, आपको मेन पॉइंट है जो कि यहाँ पर बतलाते चलते हैं, उसे आपको ज़्यादा है जो कि फोकस करना है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी है, बताते यदि आप विधि शास्त्र या कानून लॉ के विद्यार्थी है तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के जात विधि शास्त्री के इतिहास से सर्वथा भिन्न हुए हैं। इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो अभी तो आप सभी 10th के विद्यार्थी है, विधि शास्त्र के और लॉ के विद्यार्थी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यह है जो कि आप 10th के विद्यार्थी यहाँ पे उतरो। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यह धर्मसूत्र मानव शास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण का विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और देखिए और व्यष्टियों को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। देखिए बताते हैं, यदि आप वैशिष्ट जैसे इसे परखना चाहते हो तो आप भारत के जो ग्राम पंचायत होता है उसमें चले जाइए, आपको इसका जो है देखने का अनायास यह संयोग है जो कि आपको प्राप्त हो जाएगा।
भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। आपके भी गाँव से जो भी लोग होंगे तो गांव में क्या होता है, पंचायत होता है। आपको मालूम होगा गांव से कौन कौन है, बताइए तो। चलिए, गांव से कौन कौन यहाँ पे है, विलेज। जल्द से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विलेज। बिल्कुल, तो यहाँ अधिकतर है जो कि गाँवों से देख रहे हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए। कहाँ तक देखे क्षेत्र विद्यमान, यहाँ तक देख लिए थे। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसको प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षयमान रूप से प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि पूछा जाए, आपको भारत लगाना है। ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि पूछे तो भी आपको भारत ही लगाना है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। यह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। पारसियों के धर्म का क्या नाम था, तो जरथुस्त्र। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जरथुस्त्र है जो कि पारसियों के धर्म का नाम है। इसे आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे देखेगा, आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको पास बुक है तो बुक लेकर के और बैठ जाइए। यहाँ पे बुक में देख सकते हैं, ऐसे तो दिख रहा है लेकिन आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। देखिए, किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबद्ध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानून मसल सिखाने से सिखाने योग्य कोई बात हो, क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहाँ नहीं मिल सकता। कहीं है जो कि नहीं मिल सकता। आगे ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा में यहाँ दिया है, संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूँ कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। जब भी यह आएगा तो यह फर्स्ट पर ही आएगा, भारत प्रथम स्थान ही भारत का आएगा। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं की, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने वाले भले ही आप चाहे या न चाहे आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबद्ध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेशी प्रमाणिक सामग्री का यह एक बहुत बड़ा भाग है जो कि भारत और केवल भारत में ही संचित है। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ी डिटेल में नहीं चलते हैं। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी आपकी बराबरी है जो कि नहीं कर सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा। अपने भाषण में मैक्स मुलर जी बता रहे कि मैं हूँ जो कि अभी अपने भारत की साहित्य पर चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। बताते हैं कि अभी तो मैं हूँ जो कि भारतीय साहित्य की चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक प्राचीन भाषा है भारत का, वह कौन है, तो संस्कृत। संस्कृत, चलिए संस्कृत कौन कौन स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या संस्कृत का क्लास भी लिया जाए।
चलिए आगे ध्यान देते हैं, आपको कमेंट में बता देना है। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है। अब यह सवाल खुद से पूछ रहे हैं कि आप जानना चाहेंगे, तो मैं हूँ जो कि इसका जवाब यहाँ पे देता हूँ। क्या होगा, मैक्स मुलर जी बताते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। देखिए ग्रीक भाषा से भी पुराना भाषा है, वह है संस्कृत है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुँची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जा रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य। देखिए ग्रीक और संस्कृत में बताते हैं कि जांच किया जा रहा है कि यह दोनों भाषा में जो कि कुछ न कुछ तो समान जरूर है, कुछ न कुछ संबंध जरूर है। देखिए किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्वान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गौथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का अध्ययन किया जाने लगा, इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। यह था जो कि आप आगे ध्यान दीजिए। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक हेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत थे। देखिए भाषा है कि कोई है कि ग्रीक का ऐसा शब्द है जो कि बिल्कुल लैटिन से मिल रहा है, कोई लैटिन का ऐसा शब्द है जो बिल्कुल ग्रीक से मिल रहा है। तो यह था जो कि एक प्रॉब्लम आ चुका था। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। फिर ग्रीक और लैटिन में तो था जो कि यहाँ पे कन्फ्यूजन था, लेकिन जैसे ही संस्कृत आया तो लोगों का है जो कि अच्छी अनुभव है जो कि एहसास होने लगा। देखिए निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं की अग्रजा है। देखिए बताते हैं कि जो ग्रीक भाषा है, लैटिन है, ये सभी से पहले का भाषा है जो कि संस्कृत है, भाषाओं की अग्रजा है। उसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस प्रकार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि, देखिए आग के लिए संस्कृत का शब्द क्या है, तो अग्नि। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ दिया जाता है कि आग का संस्कृत रूप है तो अग्नि, और उसके बाद लैटिन रूप इसी का आग का यदि लैटिन रूप की बात करें तो आग का लैटिन रूप हो जाता है इग्निस। देखिए आग का लैटिन रूप है इग्निस, आग का लैटिन रूप क्या है तो इग्निस है, और संस्कृत रूप क्या है तो अग्नि है। आग का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, संस्कृत रूप पूछा जाए तो अग्नि इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा, और लैटिन रूप पूछा जाए तो यह हो जाएगा इग्निस। इसे किस तरह से लिखेंगे तो इग्निस इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। यह हो गया जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे ध्यान दीजिएगा, इग्निस से एक ही शब्द मिल जाए, हम यह निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिभक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियस, उग्निस और स्कोटिक भाषा में इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाओं भी इस भाषा से परिचित थी, भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द ही क्यों न गढ़ लिए गए हों। देखिए ये सभी से मालूम चलता है कि जो संस्कृत भाषा है यह प्राचीन भाषा है और यह इसका उद्भव है जो कि भारत में हुआ है। आगे देखिए यहाँ से, दूसरे वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग से क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक
शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे। जो आर्य लोग थे बताते हैं कि वह विभक्त होने विभिन्न शाखाओं में बंटने से पहले थे जो कि चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। चूहे के बारे में जानते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो आर्य भाषा का शब्दकोश है उसे देखना पड़ेगा। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूसा, संस्कृत में क्या बोला जाता है चूहा को, तो मूसा बोला जाता है। उसके बाद ग्रीस में क्या बोला जाता है, ग्रीक भाषा में इसे क्या बोला जाता है, चूहा को ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मूस। चूहा को ग्रीक भाषा में बोलते हैं मूस। और आर्य भाषा के शब्द देखिए, मूस और पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथि कर्म के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका मूस नाम भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई भी घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही कि भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी उन लोगों को अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया। देखिए, अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं में एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियाँ एक दूसरे से पृथक हुई थी, और यह भी उस सुदूर अतीत से वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिसकर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई अस्मि, ग्रीक अस्मि जैसे यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। देखिए, मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरे भाषा में अस्मि जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। देखिए, मैं हूँ इसे संस्कृत में क्या बोलता है, तो आसमी, संस्कृत में इसे बोलते हैं आसमी, यही बताया गया है। उन भाषाओं में खड़ा होता है, यहाँ ठहरता हूँ मैं जीता हूँ। देखिए, बताते हैं यहाँ ठहरता हूँ मैं जीता हूँ, मैं उगता हूँ या उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु अस्मि मतलब कि मैं हूँ, यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। देखिए, मैं इसे ही वास्तविक आर्यों के इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसी इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक गातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मता या परिचायक है, और भारत ही पुरातन भाषा संस्कृत है। भारत की पुरातन भाषा क्या है, संस्कृत है। संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ न पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी न सिखा पाती। बिल्कुल यह सत्य बात यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए, यहाँ तक कन्फर्म है, कोई भी डाउट नहीं। कोई डाउट है तो जल्द से लाइव चैट में पूछे। तो चलिए, नो डाउट बिल्कुल क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि काम में मन नहीं लग रहा था।
तभी एक संध्या कक्षा में हमारे एक मास्टर, देखिए मास्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर कली। मास्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन से ही कि जर्मन और रूस से भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब आज हल्के मूड में हैं, हल्के फुल्के हैं जो कि मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें करें। देखिए मास्टर जी आए, मास्टर का क्या नाम था, तो डॉक्टर कली। उन्होंने बताया कि भारत में एक ऐसा भाषा है जो कि बोला जाता था, जो कि लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, जर्मनी भाषा, इससे हल्का फुल्का मिलता जुलता भाषा है। तो बच्चों था क्या समझा कि मास्टर जी है जो कि थोड़े मुंड में हैं और मजाकिया बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट पर लिख दिखाए। तो वो मास्टर साहब थे जो कि बोर्ड पर लिखकर बताए कि यह इसका जो सर्वनाम, संज्ञा, धातु पद ये सब लिख के बताए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित है जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। तो फिर है जो कि मैक्स मुलर जी को नतमस्तक होना पड़ा, यह बतलाते हैं। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं है बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। जब हम यह जानने लगे कि जैसा पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आपके अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए और तब है जो कि 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्य विभूत होंगे। संस्कृत की खोज के हमारे आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न। देखे बताते हैं अभी अमेरिका में जो कि अंग्रेजी चल रहा है, अंग्रेजी को भूल जाए, उसको दूसरा भाषा को अपना ले और अचानक से मालूम चले कि हमारे यहाँ थी जो अंग्रेजी नामक एक भाषा भी बोला जाता था, तो है जो कि आश्चर्य से विभूत हो जाएंगे कि यह क्या हुआ। इसी तरह से संस्कृत के साथ जो कि अभी हुआ है, इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियों फिर से साकार हो उठी है। यहाँ तक समझिए। आगे देखेंगे यहाँ से, संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो तो सो बात भी नहीं। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास यह अध्ययन प्रत्न मानव, यानी कि अपने पूर्व के मानव को कहा जाता है प्रत्न मानव, अपने वास्तविक रूप को गहचानियों इस फ्रेंच उक्ति की क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। आगे ध्यान देंगे, इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सी मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व के आए हैं, हमारे जीवन में कुछ अत्यधिक मूल्यवान है, वह हमें पूर्व से मिला है। पूर्व को पहचान लेने से ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या बताते हैं, उसके बाद अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। आगे ध्यान देंगे, इस पेज तक करते हैं, देखते हैं अब कितना रह गया है। चलिए यहाँ पर ख़त्म ही हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, पाठ को ध्यान दीजिए। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुँचेंगे तो बजाय इसके कि आपको दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूँ कि आपसे प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा आज से 100 वर्ष पहले
सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में उन्होंने क्या बताया जब उन्होंने सर विलियम जोन्स ने भारत तक पहुँचे। तो देखिए उन्हीं के शब्दों में यहाँ वो भाषण में बताते हैं, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त के उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। देखिए यह बतलाते हैं, फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडे हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों में चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंग भूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ, देखिए यह सर विलियम जोन्स बताते हैं, वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से बढ़कर शानदार कार्यकलापी की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकार, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप आकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। चलिए आगे हम ध्यान देते हैं। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा था कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है और उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियों तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी, उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रही थी। ऐसे स्वप्नदर्शी की यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सके। और देखिए यहाँ पे, और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूँ कहे कि आज भी वैसी हो सकती है। देखिए बताते कि वैसा है या नहीं तो ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूँ कहे तो ऐसा है जो कि हो सकता है। भारत के बारे में बताते हैं मैक्स मुलर जी, यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों से अब उसके लिए विजय करने को कुछ शेष नहीं रहा। तो ये था जो कि मैक्स मुलर जी के द्वारा लिखा गया भाषण था, भारत से हम क्या सीखें। बहुत ही शानदार भाषण था। यहाँ तक आप सभी वीडियो को अंत तक देखें तो जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी वीडियो देखते हो और चले जाते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर। चलिए पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन।